Hello students. So in this video today we are going to do all important questions of class 3rd English. इस वीडियो में हम लोग आपके 3rd क्लास इंग्लिश के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं और ये आपका पार्ट 2 है बिकॉज पार्ट 1 पहले हम कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स थे उनके क्वेश्चन आंसर्स मैं करा चुकी हूँ। तो बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इस वीडियो में हम लोग उनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन नाउ। शुरू करते हैं। पीरियोडिक फर्स्ट के लिए जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर ग्रामर एंड स्पेलिंग के वो सभी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो थोड़े सा आपका रिवीजन हो जाएगा। देख लीजिए आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। बिफोर दैट हरीली, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड। ओल्ड मैन ने क्या चीज़ प्लांट की थी? ये आपका इनॉर्मस टर्निप का जो चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जो आपके इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। और वैसे भी इस चैप्टर में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे बिकॉज किस नंबर पर कौन आया, ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, टर्निप क्यों नहीं उखाड़ पा रहा था वो, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके इनमें ऑप्शंस बन सकते हैं इजीली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से कर ले। खैर, ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? कैरेट, एप्पल, टर्निप। तो इसका आंसर आई थिंक सभी को पता होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगेंगे ईजी है वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगी, जो मुझको बताने होंगे वो उनके मैं आंसर्स आपको बता दूंगी। तो ये क्वेश्चन आप बताइए, आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करिए और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक सीड को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपके ऑप्शन है सनलाइट, वाटर, बोथ ए एंड बी। तो सीड को ग्रो करने के लिए देखिए वाटर, सनलाइट, एयर, तीनों चीज़ें चाहिए। ये आपका अकाउंट वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पास्ट फॉर्म ऑफ बाक। जनरली जो वर्ड्स होते हैं आपके उनमें आप पीछे ईडी लगाकर उसकी पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता, जैसे सी, सॉ, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है आपका बार्क, इसकी पास्ट फॉर्म में आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं बार्क्स, बार्क्ड या फिर बार्किंग। सो ये सिंपल प्रेजेंट में आपका होता है बार्क्स, जब थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते हैं। बार्किंग आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है। अगर मुझे पास्ट की बात करनी है तो बाक का पास्ट फॉर्म होती है बाक। ओके, कुक, जैसे आपका कुक का कुकड हो जाता है। ये मैं सब आपको करा चुकी हूँ ग्रामर में भी, और जब हम चैप्टर्स के अलग अलग ग्रामर के पोर्शन करते हैं वहाँ पे भी आपके जनरली जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्विज से सभी हम कर चुके हैं। ओके, लुक, लुक्ड, पिक, पिक्ड। तो जनरली जो वर्ड होते हैं आपके ईडी पीछे लगाने से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी पास्ट फॉर्म बन जाती है। पास्ट फॉर्म डेफिनेटली आपकी आ सकती है बिकॉज ये आपके जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एट एनॉर्मस टर्निप। एनॉर्मस टर्निप जो था उसको किन्होंने खाया? आपके ऑप्शन हैं ए ओल्ड वुमेन, बी अ बॉय एंड अ गर्ल, या फिर सी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो चैप्टर है आपका ये यूनिटी को दिखाता है कि किस तरीके से सबने मिलके पहले एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकाला और फिर सबने मिलके उसको खाया। तो इसमें ऑप्शन आपको ओल्ड मैन का भी आ सकता है। तो किन्होंने खाया था? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल। ओके, सो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी ने एनॉर्मस टर्निप को खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द राइटर ऑफ चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना एंड द बेबी स्पैरो चैप्टर के राइटर कौन है? देखो, जितने भी चैप्टर्स आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, उन सब के राइटर्स और जितने भी पोएम्स हैं उन सब के पोएट आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ज़रूर इनसे बनने वाला है आपका। आपको किसी भी पोएम का पोएट पूछ सकते हैं या फिर किसी भी चैप्टर के राइटर पूछ सकते हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बताइए, नीना एंड द बेबी स्पैरो जो चैप्टर है आपका, इसके राइटर कौन है? ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा होमवर्क खुद भी करिए। पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। नीना एंड द बेबी स्पैरो चैप्टर खोलिए, चैप्टर के लास्ट में आपको राइटर का नाम दिया होगा। कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रतिभा नाथ। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ सिर्फ वही आप दे दीजिए। जिनके आंसर मैं दे रही हूँ
उनको रिपीट मत करिएगा क्योंकि इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ रिविजनल वीडियो है, कल के आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, सो चलिए, बेबी एंड द नीना एंड द बेबी स्पैरो के राइटर बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई वॉज बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। बर्ड्स जो थी आपकी चैप्टर में वो बच्चों को इतना प्यार क्यों करती थी? बिकॉज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर द बर्ड्स, क्योंकि वो बर्ड्स के लिए ब्रेड लेके आते थे। बिकॉज दे ब्रिंग एप्पल्स फॉर द बर्ड्स, उनके लिए एप्पल्स लेके आते थे या फिर ग्रेन्स लेके आते थे। तो इसका आंसर है, जो बच्चे थे आपके स्कूल के मैजिक गार्डन वाले चैप्टर से ये लिया गया। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्लांट्स के लिए बच्चे क्या लेके आते थे, तो प्लांट्स के लिए बच्चे वाटर लेके आते थे और जो बर्ड्स हैं उनके लिए बच्चे ब्रेड लेके आते थे। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। दोनों क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिए, बर्ड्स के लिए ब्रेड और प्लांट्स के लिए आपका वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो होता है जो, देखिए प्रीपोजिशंस हैं आपकी ऑन, इन, बिसाइड, इनटू, ओवर, विद, ये सारी आपकी प्रीपोजिशंस होती है। तो ये वर्ड है ये आपका सेंटेंस है, कट द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ। वेजिटेबल्स को नाइफ से कट करना है, आपको कट करेंगे हम लोग। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है आपकी? द, विद या फिर अ और द आपको पता है ये दोनों आपके आर्टिकल्स हैं। ए, एन और द हम लोग आर्टिकल्स में कर चुके हैं। कट आपकी एक वर्ब है, वेजिटेबल्स आपकी एक नाउन है, नाइफ आपकी एक नाउन है। एक एक वर्ड आप इसमें देख सकते हैं, देखिए कट वर्ब, ये डूइंग वर्ड है, द आर्टिकल, वेजिटेबल नाउन, अ आर्टिकल, फिर से अ, ए, एन और द, ये तीनों आपके आर्टिकल्स होते हैं। नाइफ भी आपकी एक नाउन है बिकॉज नाम है किसी चीज़ का। तो आपका प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन है आपकी विद। ओके, आपको ब्लैंक भी फिल करने के लिए आ सकता है कि प्रीपोजिशन फिल करिए। जैसे उसने बोला बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द ट्री, बर्ड्स पेड़ के कहाँ उड़ रही है, तो यहाँ पर ओवर आएगा, ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन कर लीजिए, ऑन, इन, इनटू, अंडर, बिटवीन, बिसाइड, विद। ओके, ये सारी आपकी प्रीपोजिशन होती है। हो सकता है आपको चूज़ करने के लिए भी आ जाए, हो सकता है आपको ब्लैंक में फिल करने के लिए भी आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल वर्ड ऑफ टमाटो इज। सिंगुलर प्लूरल भी थर्ड क्लास के आपके पीरियोडिक फर्स्ट के उसमें है सिलेबस में, और सिंगुलर प्लूरल मैं आपको बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ। जब भी कोई वर्ड ओ से एंड होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। जनरल वर्ड्स में हम एस ऐड करते हैं, बट ओ, एक्स, सी, एच, एक्स, जेड, इनसे जब कोई वर्ड एंड होगा तो हम ई एस ऐड करते हैं। तो पोटैटो का देखिए पोटैटोस, पोटैटोइज या फिर पोटैटोज़। तो डेफिनेटली आपको आंसर पता होगा अगर आपने ग्रामर की वीडियो अच्छे से देखी है। दी करेक्ट आंसर विल बी पोटैटोज़। पोटैटोज़, टमाटोज़, जो भी ओ से एंड होंगे आपके वर्ड उनके पीछे ई एस लगेगा प्लूरल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल आपका वैसे भी आ सकता है, आपको सभी पता होगा। जो एफ से प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल की वीडियो देख लीजिए अगर आपको ये टॉपिक क्लियर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। 100% एक क्वेश्चन आपका स्पेलिंग का आएगा ही आएगा, बिकॉज ये आपकी कॉम्पिटेंसी में है। मैं आपको पेपर भी दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके का पेपर आता है। थर्ड क्लास है आपकी, लेकिन आपको पता होना चाहिए पेपर कॉम्पिटेंसी वाइज बनता है थर्ड में। आपके सारे क्वेश्चन बुक से नहीं होंगे, आपके कुछ क्वेश्चन बुक के होंगे। क्वेश्चन आंसर्स राइटर पूछे जाएंगे आपसे स्पेलिंग्स ज़रूर पूछी जाएंगी, वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, जो आपके ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ग्रामर में तो सारे टॉपिक्स हम ऑलमोस्ट कवर कर ही चुके हैं। तो बताइए करेक्ट स्पेलिंग क्या है एनॉर्मस की? ENOURMS, ENORMS, ENORMOUS। तो एनॉर्मस इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, ENORMOUS, एनॉर्मस, ये स्पेलिंग करेक्ट है आपकी। ओके, जितने भी चैप्टर्स में आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स है प्रैक्टिस कर लीजिए लिख के उनको करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक। मैजिक, जादू जिसको आप बोलते हैं, उसका क्या मतलब है? मजिशियन, ट्रिक्स या फिर म्यूज़िक। तो मजिशियन तो वो आदमी होता है जो मैजिक करता है, तो ये तो इसका मतलब नहीं है। म्यूज़िक, आपकी म्यूज़िक टीचर है लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि म्यूज़िक सिखा रही हैं तो वो आपको मैजिक सिखा रही है, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। मैजिक का मतलब होता है ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स होती है जो कि मजिशियंस करते हैं जिनसे आपको चीज़ें वैसी दिखाई देती है जैसे वो आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, तो मैजिक का अगर आपको वर्ड मीनिंग पूछा जाएगा तो करेक्ट मीनिंग ऑफ मैजिक विल बी ट्रिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्न ट्री बड़ा होके किस में कन्वर्ट होता है? आपके ऑप्शन है बैनियन ट्री, हिबिस्कस या फिर ओक। बुक में आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग में आपको अकॉर्न के बारे में दिया हुआ है और लास्ट में बताया हुआ है कि वो जो है एक माइटी कौन सा ट्री बनता है? अ माइटी ओक ट्री। तो जो अकॉर्न है आपका, बीज जो है अकॉर्न का, वो बड़ा होके ओक ट्री बनता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड ऑफ गॉड। राइमिंग वर्ड 100% आने वाला है, बिकॉज थर्ड क्लास में राइमिंग वर्ड आपके सिलेबस में है पीरियोडिक फर्स्ट के। तो गॉड का राइमिंग वर्ड आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रोड, गुड, बैग। तो देखिए रोड और गॉड भले ही देखने में आपको एक जैसे ना लग रहे हो, लेकिन राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो गॉड, रोड, ये दोनों राइमिंग वर्ड है, बिकॉज ये बोलने में गुड बोला जाता है, गॉड और गुड नहीं साउंड करता है, और गॉड और बैग का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो जब आपको राइमिंग वर्ड आए तो उसको प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा, आपको वहीं से आंसर मिल जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, गॉड, रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन भी पूछी जाएगी आपसे। नाउन, प्रोनाउन, ये सभी आपके थर्ड क्लास के सिलेबस में है पीरियोडिक फर्स्ट के। मैं आपको सिलेबस बता चुकी हूँ। तो ताजमहल इज़ इन इंडिया, इसमें क्या नाउन है? तो नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं आपके। ताजमहल नाउन है, इंडिया नाउन है, या फिर दोनों ही नाउन है? क्वेश्चन ध्यान से देखना, कई बार आप क्वेश्चन बहुत जल्दी में पढ़ते हो, आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास 90 मिनट्स है, तो बहुत टाइम है। ध्यान से क्वेश्चन रीड करिएगा। बच्चे सोचते हैं ताजमहल इज़ इन इंडिया, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको पहले ताजमहल दिखेगा, आप ए लगा के फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो भले ही आपको पहले करेक्ट ऑप्शन मिल गया हो, लेकिन आप ऑप्शन तीनों रीड कर लीजिए, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट होते हैं और नीचे वो दिया भी होता है। जैसे इसमें है ताजमहल, इंडिया और बोथ। तो आपको पता है ताजमहल और इंडिया दोनों ही नाउन्स हैं, या आपके एक मॉन्यूमेंट का नाम है या आपकी कंट्री का नाम है, और नाम किसी का भी हो वो नाउन होती है। तो यानी कि आंसर क्या होगा? सी, बोथ। अगर आपने खाली ताजमहल, खाली इंडिया लगाया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय रिगल। रिगल इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, जो द लिटिल फिश है उसमें यूज़ हुआ है। एक्चुअली लिटिल फिश में बहुत सारे न्यू वर्ड्स यूज़ हुए हैं आपके, तो चैप्टर के एंड में जो आपको वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं आप सभी प्रिपेयर कर लें। खैर, रिगल का मतलब क्या होता है? प्ले, खेलना, ट्विस्ट एंड टर्न मोमेंट, या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो रिगल जो फिश की मूवमेंट होती है आपकी, फिश जो होती है आपकी, उसका जो बैक पार्ट को बहुत जल्दी ऐसे ऐसे करती है, पूंछ बहुत जल्दी उसकी इधर उधर होती है, उसको हम रिगल मूवमेंट बोलते हैं। रिगल मतलब ट्विस्ट और टर्न करना, मोड़ना और फटाफट टर्न कर लेना, ये जो मोमेंट है इसको रिगल कहा जाता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अ फिश इज़ रिगलिंग इन द वाटर, एक फिश रिगल कर रही है पानी में। तो रिगल आपकी एक वर्ब की तरह यूज़ होता है, और ये मोमेंट होती है हमारी, जब कोई भी अपनी बॉडी को बहुत जल्दी ट्विस्ट कर ले, मोड़ ले और टर्न करे इधर उधर, जैसे फिश की जो मोमेंट होती है उसके जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द ऑड वन आउट। बैनियन, पीपल, स्नेक। आई थिंक बहुत ईजी है। ऑड वन आउट का मतलब है, ये वर्ड ही समझ लीजिए आप, आपको कुछ वर्ड्स दिए रहे होंगे और उनमें से कुछ एक वर्ड ऐसा होगा जो बाकियों से मिलता जुलता नहीं है, कुछ वर्ड्स में सिमिलैरिटी होगी, जैसे इनमें ये दोनों सिमिलर है किसी तरीके से क्योंकि दोनों ट्रीज़ हैं, और ये स्नेक थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। ओके, भले तो ये आपका एक एनिमल उसमें आ गया, एनिमल किंगडम में, तो इसमें एक स्नेक ऑड है आपका। तो ऑड वन आउट का मतलब है, आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे, फिर देखेंगे किन सब में सिमिलैरिटी है और कौन इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट को चूज़ करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ स्लेंडर। तो देखिए स्लेंडर का मतलब क्या होता है? स्लेंडर मतलब होता है बहुत पतला, बहुत वीक, और ये वर्ड आपका अकॉन वाले में यूज़ हुआ है, जो अकॉन ट्री, अकॉन आपका चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर का, मुझे पोएम लिटिल बाय लिटिल, आई थिंक चैप्टर का आपके पोएम का नाम है। तो उसमें स्लेंडर वर्ड यूज़ हुआ है कि जब अकॉन में से पौधा निकलता है तो बहुत स्लेंडर होता है। तो स्लेंडर मतलब होता है थिन, पतला और वीक। ओके, तो थिन एंड वीक इसका मतलब है बहुत पतला सा जो होता है, बहुत, जिसे आप स्लेंडर को आप हिंदी में बोल सकते हैं मरियल एक तरीके से। तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वीक या फिर फैट या फिर वॉक टुगेदर। तो स्लेंडर का मीनिंग होता है वीक और इसका ऑपोजिट होगा फैट एक तरीके से। स्ट्रॉन्ग भी आप बोल सकते हैं, फैट एंड स्ट्रॉन्ग स्लेंडर का ऑपोजिट होगा। ओके, तो आप मीनिंग भी देख लीजिए। स्लेंडर का मतलब होता है वीक एंड थिन, और ऑपोजिट होगा फैट एंड स्ट्रॉन्ग। तो फैट अगर दिया हुआ है, जो भी आपको ऑप्शन लगे पास में है आपके करेक्ट आंसर के, वही आप चूज़ करेंगे। अब इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें स्ट्रॉन्ग तो नहीं दिया और आप अदर ऑप्शन पे जाके अपना आंसर कर दे। अदर ऑप्शन को आपको यूज़ ही नहीं करना है। आप
कोशिश करें कि आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हीं में से ही चूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फिशेस आर देयर इन द सी में कितनी फिशेस थी, मिलियन, ओनली वन, या फिर देखिए ओनली वन या फिर थाउजेंड्स। तो जो आपका चैप्टर है लिटिल फिश द लिटिल फिश, उसमें फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया हुआ है देयर वर हाउ मेनी फिश। आप एक काम करिए, चैप्टर ओपन करिए, उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका उसको रीड करिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सी में कितनी फिश थी, मिलियंस, ओनली वन या फिर थाउजेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड ऑफ बीज। बीज का राइमिंग वर्ड क्या है, रेड, ट्रीज, गीज या फिर बोथ ए एंड बी। तो फिर से देखिए, ये गलती नहीं करने के राइमिंग वर्ड ऑफ बीज रेड नहीं है, ट्रीज है। आप ट्रीज पे फटाफट लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। अगेन आई एम सेइंग आपके पास इतना टाइम होगा, आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे 15-20 मिनट में ही पेपर ख़त्म कर देंगे। 40 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आपको लिखना भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ही चूज़ करने हैं। तो ऑप्शंस आपको सारे रीड करने हैं, बहुत आराम से पेपर अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ पर बीज का राइमिंग पूछा है, रेड तो नहीं है, ट्रीज़ है, गीज भी है, बीज, ट्रीज़, गीज। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी, ये दोनों ही सही है। ट्रीज़ एंड गीज दोनों ही आपके बीज के राइमिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल कैन वी ओनली ईट आफ्टर कुकड। ये आपका उसमें है इनॉर्मस टर्निप के क्वेश्चन में, जहाँ आपसे पूछा हुआ है किन वेजिटेबल्स को आप कुक करके खाते हैं, किन को आप रॉ खाते हैं और किन को आप रॉ एंड कुकड दोनों तरीके से खा सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ रेडिश की या फिर आपकी जो कैरेट की, तो ये दोनों जो वेजिटेबल्स हैं आपकी, आप इनको कच्चा भी खा सकते हैं कैरेट को, और सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं, आफ्टर कुकिंग भी खा सकते हैं। तो उस टॉपिक को भी आप प्रिपेयर कर ले। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ सारे एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को घुमा के आपसे पूछा जाएगा। तो कौन सी वेजिटेबल है जो सिर्फ आप कुकिंग के बाद ही खा सकते हैं, कैरेट। ऐसा नहीं है, कैरेट को कुक करके भी आप खा सकते हैं बट रॉ भी खा सकते हैं। बनाना की भी आप कुक कर सकते हैं और रॉ भी खा सकते हैं। पोटैटो, लेकिन आलू को आप कच्चा नहीं खा सकते, तो इसका आंसर होगा बी। पोटैटो वो वेजिटेबल है जो यू कैन ईट ओनली आफ्टर कुकिंग, सिर्फ आप कुक करने के बाद ही खा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चाइल्ड हेयर फ्रॉम द शेल। बच्चे को शेल से क्या सुनाई दिया। आपके ऑप्शन है नॉइस, साउंड ऑफ बर्ड्स या फिर स्वीट सॉन्ग। ये सी शेल आपका चैप्टर है जहाँ पर बच्चा जाता है और उसको एक शेल मिलती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है शेल कहाँ पर पड़ी थी, तो वो सी के जो आपका शोर था उस पर थी, सी के किनारे पर। वो उसको उठा के लाता है एंड देन जब उसको कान के पास लेके जाता है तो उसमें से कुछ सुनाई देता है। क्वेश्चन है कि क्या सुनता है उसमें से, आवाज़, साउंड ऑफ बर्ड या फिर स्वीट सॉन्ग। तो उसमें से क्या सुनाई देता है, अ स्वीट सॉन्ग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लूरल ऑफ वुमेन। अब जनरली जो आप प्लूरल सोचते हैं वर्ड्स का, आपको लगता है पीछे एस या ई एस लगाने से प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे डिफरेंट है। जैसे मैन हुआ आपका, मैन का अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ये मेन होता है, MEN। आपने दोनों ही वर्ड देखे होंगे, मैन मतलब एक आदमी, मेन मतलब बहुत सारे आदमी। सेम रूल वुमेन में भी फॉलो होता है, वुमेन एक औरत, और अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप विमेन लिखेंगे, MEN। ए जो है आपका ये ई में कन्वर्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन से वुमेन, वुमेन्स, वुमनीज। तो देखिए इसमें भूल के भी ये नहीं सोचना है, वुमेन, मैन और चाइल्ड, इन तीनों के प्लूरल डिफरेंट होते हैं बिल्कुल। चाइल्ड का आपको पता है चिल्ड्रन होता है और वुमेन का विमेन होता है, MEN। ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अ बंच ऑफ, आपके ग्रुप के लिए बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं, बंच यूज़ होता है और आपका हर्ड भी यूज़ होता है, जो एनिमल्स का ग्रुप होता है उनके लिए, और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। तो क्वेश्चन है बंच किन के लिए यूज़ करते हैं, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ फ्लावर्स या फिर अ बंच ऑफ गर्ल्स। कीज, फ्लावर्स, गर्ल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से सुन लीजिए, आपके दो ऑप्शंस करेक्ट है। अ बंच ऑफ कीज भी सही है और अ बंच ऑफ फ्लावर्स भी सही है। बंच मतलब एक गुच्छा होता है, तो ये चाबियों का गुच्छा भी हो सकता है और फ्लावर्स का गुच्छा भी हो सकता है, आपका फूलों का भी बंच हो सकता है। ओके, तो गर्ल्स का ग्रुप होता है, जो बहुत सारी गर्ल्स एक साथ होती है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स। बट बंच आपका कीज के लिए भी यूज़ होगा और फ्लावर्स के लिए भी यूज़ होगा। इसमें दो ऑप्शन सही है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा।
इसमें बाय मिस्टेक हो गया, आपको एक ही वर्ड मिलेगा, या तो कीज़ मिलेगा या फ्लावर्स मिलेगा, और बाकी कुछ और हो सकता है। अ बंच ऑफ, सपोज करिए यहाँ पर दिया हुआ है काउज, तो जो काउज का ग्रुप होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, गर्ल सही नहीं, फ्लावर्स सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ डे इज, डे का ऑपोजिट वर्ड क्या है? नाइट, डार्क या फिर हैवी। तो बड़े स्पेसिफिक से वर्ड्स होते हैं, डे दिन, दिन का होगा रात, नाइट। अगर आपसे मॉर्निंग का पूछा गया तो कई बच्चे मॉर्निंग का भी नाइट लगाते हैं, मॉर्निंग का ऑपोजिट वर्ड होता है इवनिंग। ओके, और अगर आपसे नून का पूछा जाए, नून मतलब दोपहर, नून का ऑपोजिट वर्ड होता है मिडनाइट, आधी रात। तो देख लीजिए, डे नाइट, नून मिडनाइट, दोपहर का आधी रात होगा, और मॉर्निंग इवनिंग। ओके, एक और वर्ड बता दूं आपको, डस्क। आई थिंक थर्ड क्लास में ये वर्ड यूज हुआ आपकी ट्रेन वाले चैप्टर में। डस्क का होता है डॉन। तो देखिए, दिन में भी जो टाइम होते हैं अलग अलग उनके ऑपोजिट वर्ड होते हैं। डस्क होता है आपका सूरज निकलने से पहले, सॉरी, डस्क होता है सूरज छिपने के बाद, जब थोड़ी सी रोशनी रहती है, अंधेरा नहीं होता, उसको हम डस्क बोलते हैं। डॉन सुबह सूरज निकलने से पहले जो थोड़ी सी रोशनी रहती है, सुबह सवेरे, प्रातः जिसको आप बोलते हैं, वो आपका डॉन होता है। तो डस्क का ऑपोजिट वर्ड डॉन होता है। आप सभी प्रिपेयर कर लीजिए, जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वो भी, और जो इसमें लिखे हुए हैं वो भी, सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए भी इसको। ओके, तो डे का होगा नाइट, डार्क अंधेरा, इसका होगा लाइट। हैवी का आपको पता है, हैवी का भी लाइट ही होता है, हैवी मतलब बहुत भारी, लाइट मतलब हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय माइटी। माइटी का क्या मतलब है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वीक या फिर स्विमिंग। तो माइटी आपका वर्ड यूज़ हुआ है आपके अकॉन वाले चैप्टर में, लिटिल बाय लिटिल में, जहाँ पे जो अकॉन है आपका, उसमें से पहले एक सिलेंडर पतला सा और बड़ा हल्का वो निकलता है प्लांट, और फिर वो बाद में बड़ा होके माइटी ओक ट्री बन जाता है। तो माइटी को हिंदी में हम बोलते हैं विशाल। विशाल मतलब बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग। तो माइटी का ऑपोजिट, सॉरी, माइटी का मीनिंग है बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और अगर माइटी का ऑपोजिट पूछा जाए आपसे तो माइटी का ऑपोजिट होगा वीक। ओके, स्मॉल एंड वीक, छोटा सा और जो बड़ी वीक चीज़ होती है उसको हम, वो आपका माइटी का ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपोजिट ऑफ अवेकन इज। अवेकन, अवेकन का मतलब होता है वेकअप, उठ जाना। जैसे आई एम अवेक, एक्चुअली अवेक है वर्ड, ये इसमें पास्ट बनाया हुआ है इसको। अवेक मतलब उठना, अवेक का मतलब होगा वेकअप। ठीक है, तो अवेक का ऑपोजिट पूछा है आपसे वेकअप, तो इसका मतलब है वीक, बहुत जो वीक होता है, कमज़ोर होता है, या फिर स्लीप, सोना। तो उठने का ऑपोजिट क्या होगा? सोना, ऑब्वियसली। अवेक का ऑपोजिट होगा स्लीप। अगर आपसे ऑपोजिट पूछा जाएगा आप स्लीप लिखेंगे, अगर आपसे मीनिंग पूछा जाएगा तो आप वेकअप लिखेंगे। अवेक, वेकअप, उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट फॉर्म ऑफ जंप इज। जंप की पास्ट फॉर्म क्या होगी? अगेन ये एक्चुअली थर्ड क्लास में आपके वही वर्ड्स हैं पास्ट फॉर्म में जिनके पीछे ईडी लग के पास्ट फॉर्म बन जाती है। तो जनरली जो क्वेश्चन आएगा अगर पास्ट फॉर्म का आता है तो ईडी से आपका हो जाएगा सॉल्व। तो जंप का ऑपोजिट वर्ड होगा जंप्ड, ईडी लगाना है पीछे आपको, जंपिंग नहीं, जंप्स नहीं, ईडी, जंप्ड। ओके, जंप्स आपका होगा ये जो मैंने आपको एक टेंस कराया था सिंपल प्रेजेंट टेंस उसमें, और जंपिंग कॉन्टिन्यूस में होता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। पास्ट भी कराएंगे हम लोग, आप अभी सिर्फ पास्ट फॉर्म सीख लीजिए। जंप की पास्ट फॉर्म होती है जंप्ड। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एक वीडियो पहले भी आ चुकी है पार्ट 1, उसको भी रिवाइज कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए। आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।